નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિર્માણ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। જગજીતસિંહ ચિત્રાજીની એક પંક્તિઓ યાદ આવે છે, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश की का पानी। પંક્તિ એટલા માટે યાદ આવે છે, આજે એવી શખ્સિયત સાથે આપણે મુલાકાત કરવા જઈ રહ્યા છે કે જેની પાસે શોહરત પણ હતી, દોલત પણ હતી, પણ કેટલાક પાગલ માણસ આ દુનિયામાં હોય છે। એ પૈકીના એક પાગલ કહી શકાય એવા માનવ સેવાના કામમાં એક યજ્ઞમાં જે જોડાઈ ગયા છે, એવા જેમને દુનિયા ભૈયુજી મહારાજના નામે ઓળખે છે, એ ભૈયુજી મહારાજ સાથે આપણે સાક્ષાત્કાર કરીશું। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। गुजरात के सभी भाइयों बहनों को, मातृशक्ति पितृशक्तियों को मेरा नमन जी। और गुजरात की सरदार पटेल की, महात्मा गांधी की, भगवान कृष्ण की, नरसिंह मेहता की भूमि को मेरा नमन। थैंक यू। भैया जी, आप वैचारिक क्रांति के लिए माने जाते हैं, लोग आपको जानते हैं वैचारिक क्रांति के लिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो आज चल रही है, लगातार एक्सपेरिमेंट होते आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। भुगत रहे हैं हमारे बच्चे, हमारा बचपन आज वीडियो गेम्स में कैद हो गया है। क्या बदलाव आना चाहिए आपकी नज़र में? सबसे पहले शिक्षा का महत्व जन्म लेते से ही प्रारंभ हो जाता है। शिक्षा के रूप में माँ के संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बाद में शिक्षा के रूप में पिता का संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है। तत्पश्चात शिक्षा के रूप में गुरु का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। उसके पश्चात जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है और जिस क्षेत्र के प्रति हम संकल्पित हैं, या जिस क्षेत्र में हमारे को लक्ष्य रखकर हमने अपना जीवन का आधार और योजन तय किया है, उसका सबसे जो है महत्वपूर्ण भाग होता है। तो कहा जाए शिक्षण व्यवस्था ही या एजुकेशनल सिस्टम ही सबसे बड़ा रिफॉर्म्स होती है। पुराने समय का मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ एक कोट करता हूँ। पुराने समय में जब गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी, तो गुरुकुल व्यवस्था में अमीर और गरीब का भेद नहीं था। श्री कृष्ण से लेकर सुदामा संदीपनी ऋषि के आश्रम में एक साथ जो है शिक्षा ले सकते थे। पहली बात, स्वावलंबी बनाने की प्रक्रिया होती थी, आत्मनिर्णयक्षम बनाने की प्रक्रिया होती थी, ज्ञानमय व्यक्तित्व बनाने की प्रक्रिया होती थी, चरित्रमय व्यक्तित्व बनाने की प्रक्रिया होती थी, पवित्र अहंकार विहीन सहज और सरल बनाने के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रक्रिया होती थी। यानी अगर आप देखें तो मन, मस्तिष्क और आत्मा, बुद्धि और विवेक, इसको संपूर्ण रूप से जागृत करके एक व्यक्तित्व को स्थापित करने की प्रक्रिया यानी शिक्षण व्यवस्था थी। तो हमारी जो व्यवस्था रही है, शिक्षा व्यवस्था, उसमें कभी भेद ही नहीं किया गया था अमीर और गरीब का। पर एक तरफ आज मैं देखता हूँ, सबसे पहला प्रश्न ये है कि एक तरफ मैं देखता हूँ कि 5 लाख रुपए एलकेजी में या 15 लाख रुपए तक एलकेजी में एडमिशन के लिए डोनेशन देने के लिए लोगों के पास में पैसा है, फीस भरने के लिए पैसा है, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया एलकेजी के लिए। और दूसरी तरफ एक बचपन है जो 5 रुपया ना होने के कारण कचरा बीनता हुआ या फिर आपको डंपिंग ग्राउंड पर जो है अपने भविष्य को खोजता हुआ मिल जाता है। सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि ये सभी को शिक्षा तब मिल सकती है कि जब आप 120 करोड़ के देश में इतनी अनेकों योजना चलाते हैं। तो सबसे पहले मेरा सबसे पहला अनुरोध है कि अगर एजुकेशन ही फ्री हो जाए तो उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, सरकारी
शिक्षण व्यवस्था और प्राइवेट शिक्षण व्यवस्था, फिर उसमें बोर्ड्स अलग अलग कई बोर्ड्स होते हैं। बोर्ड्स है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, फिर उसमें आईबी बोर्ड है। और वो काय के लिए हैं? जब आप ट्वेल्थ या फिर जब आप डिग्री लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो आपको ऑफर किया जाता है कि आप ये स्पेशलाइजेशन कोर्स करिए, इसमें आपको इतना रिटर्न मिलेगा, आपका प्लेसमेंट होगा, कैंपस सिलेक्शन होगा, और उससे 20 लाख रुपए का आपको जो है रिटर्न मिलेंगे, 20 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, 25 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। यू विल हैव, आपको बहुत बड़ी पोजीशन मिलेगी, आपको अच्छे पोजीशन पर सिलेक्ट किया जाता है। तो आजकल कोर्सेज भी जो है सिलेक्शंस के यानी जो प्लेसमेंट्स के आधार पर और रिपेमेंट्स या रिटर्न्स के आधार पर जो है किया जाता है। तो 1 मिनट में बताना चाहता हूँ, उसी के कारण एक वो व्यवसाय एक तरह का हो गया कि आपने लोन लिया, लोन लेकर आप जीआरई टोफेल क्लियर करके और आप अमेरिका गए, एजुकेशनल लोन लिया। जब आपने लोन पर ही एजुकेशन लिया करा है तो निश्चित तौर पर उस लोन को भरना है आपको। उस लोन को भरने के लिए फिर अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हैं तो आपको करप्शन करना है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है तो आप नेशन, सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले अपना लोन कैसे क्लियर किया जाए उसके बारे में सोचेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है ये समूल रूप से टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ये मेरा स्पष्ट मत है कि ये एक बेजान मुर्दा शरीर है, इसको सिर्फ स्मशान तक ले जाना बाकी है। मतलब कि तो भारत में एजुकेशन इज फॉर सर्वाइवलिटी है ना, खुद को कैसे बचाना है, खुद को कैसे जिंदा रखना है, उसके लिए एजुकेशन लिया जाता है। आज जो लोग एजुकेशन लेते हैं तो लेते समय उनका माइंडसेट ये होता है कि हमारे को जॉब मेजर ऑफ द अगर मेजर में देखेंगे हमें जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, कैंपस सिलेक्शन चाहिए। तो सर्विस सेक्टर पे इतना स्ट्रेस है और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से रेवेन्यू रिटर्न्स नहीं आ रहे, इसलिए जीडीपी पर भी जो इफेक्ट होता है। पेपर पे दिखाने वाली जीडीपी अलग होती है पर प्रैक्टिकली गाँव की जीडीपी बहुत अलग होती है, टाउन्स की जीडीपी अलग होती है। तो इसका सारा दोष जो है शिक्षण व्यवस्था को जाता है, एजुकेशनल सिस्टम को जाता है, जो समय रहते हुए परिस्थितियों के चलते हुए युवाओं की भावनाओं को, युवाओं के अप्रोच को हम न पहचान पाने के कारण सबसे बड़े चैलेंज के दौर से गुजर रहे हैं। मतलब कि अर्थ आधारित एजुकेशन सिस्टम जो सिस्टम है, हाँ, उसमें वैल्यूज तो होना चाहिए ना। आप एक आदमी को बता रहे हैं 25 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उस 25 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए आप ये भी सिखाइए ना कि राष्ट्र के लिए खर्चा करना है, समाज के लिए खर्चा करना है, मानवता के लिए खर्चा करना है। 120 करोड़ की आबादी में आज भी 20 करोड़ लोग भूखे क्यों सो रहे हैं? आज भी 36 करोड़ लोगों के पास में पहनने के लिए कपड़े क्यों नहीं है? हर तीसरे घर में आज पॉवर्टी लाइन के नीचे हर तीसरा घर क्यों है? आज पानी जल का नियोजन हो, पर्यावरण का कार्बन क्रेडिट का मसला हो, आज इतने ये यूथ का देश है, युवाओं का देश है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, उसके बाद में भी आज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हम खोते जा रहे हैं, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज हम खोते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसके पीछे सबका पीछे एजुकेशन है, और वो सेल्फ फाइनेंस एजुकेशन है। जी, सेल्फ फाइनेंस एजुकेशन नहीं होना चाहिए, उसमें पैटर्नाइजेशन है। हमारे को शेक्सपियर सिखाया जाता है। शेक्सपियर की जरूरत क्या? हर गली में 3 शेक्सपियर होते भारत में, रिजर्वेशन कोटा, क्योंकि वो इतने अच्छे नाटक करते हैं और नाटक करते करते लोग मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए या नहीं? क्या रिजर्वेशन का जहाँ तक का बात है, मैं आपको एक बहुत क्लियर करता हूँ। आप बताइए, भारतीय संविधान में जाति और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की व्याख्या कहाँ पर की गई है, या फिर जाति और धर्म के आधार पर क्या रिजर्वेशन मिल सकता है क्या? आज समय की मांग है कि वो फिर से एनालिसिस होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। नहीं, मेरा एक मानना है कि ये मांग दूसरी क्यों नहीं उठती है। मांग ये होना चाहिए कि हम स्वयं में कितना स्वावलंबी बने, हम समाज को कितना सशक्त करें। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ।
कि जब हम समाज के लिए लड़ते हैं तो जो समाज का सशक्त वर्ग है जो दुर्बल घटक है समाज का, उसके लिए आगे आता है। मेरा ये कहना है कि जब तुम सशक्त हो तो ये दुर्बल को पहले तुम ही मदद कर दो, जब रिजर्वेशन मिलेगा तब तक मिलता रहेगा। इनको क्यों आप जो है आशा पे रखे हुए? ईबीसी वाली रिजर्वेशन होना चाहिए, इकोनॉमी बेस। सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस तो पहले का तो सर्वे हो। ओबीसी आरक्षण के बाद में सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस का सर्वे नहीं हुआ। आप किस तरीके से आप एनालिटिक करेंगे उसको, किस तरह से एनालिसिस करेंगे? यू एक्सप्लेन मी। मगर जो लोग पिछड़े हैं, गरीब लोग हैं, आप किस आधार पर डिसाइड करेंगे कौन गरीब है और कौन सर्वे पिछड़ा होना है? चाहिए। पहली बात, मेरा मुद्दा ये है कि पहले सर्वे होना चाहिए। जी, वो सर्वे करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। हाँ, गवर्नमेंट की है, और वो बिल्कुल होना ही चाहिए। क्योंकि सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस का सर्वे होने के सिवा ये पता नहीं चलेगा कौन सा समाज कितना नीचे जा चुका है, कौन सा समाज कितना ऊपर आ चुका है। जी, बहुत सीधी सी बात है। 25 साल पहले जो एक समाज बहुत अमीरी में जिया है, संपन्नता में जिया है, आज उसके साथ परिस्थिति ये हो चुकी है कि एक पिता को 5 बेटे हुए, उन 5 बेटों में जो है 35 बीघा जमीन बढ़ गई, उनके 2 बच्चे हो गए, उनके 2 बच्चों में उनके 3 बच्चे हो गए, तो करते करते लैंड होल्डिंग कम हो गई। खर्चे अपनी जगह पे थे, हेल्थ के इश्यूज थे, एजुकेशनल इश्यूज थे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कल्चरल इश्यूज थे, यानी संस्कार के इश्यूज थे। ये सारे इश्यूज को कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा तो मनुष्य को अपने बच्चों का आज एजुकेशन इतना महंगा है, हेल्थ इतनी महंगी है कि एक गरीब व्यक्ति जब नर्सिंग होम से बाहर निकलता है तो जिंदगी भर इसलिए बीमार रहता है क्योंकि वो जो बिल उसने पे करा है उसको भरने के लिए उसको जो है जिंदगी चली जाती है। सही बात है। और पाकिस्तान प्रेरित टेररिज्म की वजह से वो मुल्क की बात ही करना भी अपना अपमान करना है। पहली बात मैं जानता हूँ, मेरी बात पूरी कर लो। वो मुल्क की बात करना भी अपना अपमान करना है। कभी मैं ज़मीं देखता हूँ, कभी मैं आसमां देखता हूँ। ए खुदा, मैं तेरे हर फैसले को गोरे तलब देखता हूँ। कैसे कैसे राम राज्य का सपना देखने वाले बापू के देश को तूने धर्मनिरपेक्ष बना दिया और एक नास्तिक जिन्ना के देश को तूने धर्मांध बना दिया। तो जो जिन्ना नास्तिक था वो अपने स्वार्थ के लिए देश को धर्मांध बना दिया उसने। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि कलाकारों का विरोध करना चाहिए या नहीं, तो मेरा ये मानना है चैरिटी बिगन्स फ्रॉम द होम। हमारे बच्चे खुद ही इतने स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में जाके, रोज कितने बच्चों के और कितने मॉडल्स के सुसाइड की खबरें आती है स्ट्रगल करते हुए। तो पहले कैसा है, चाइना का माल बाद में लाओ, वो अच्छा है बुरा है ये आने के बाद में पता चलता है। कभी मोबाइल कान पे लगा है तो फट जाता है क्या? तो ऐसा है कि कौन क्या किस रूप में आ रहा है आप नहीं कह सकते। तो मेरा ये मानना है कि कला कहीं की भी हो उसका सम्मान होना चाहिए, परंतु पहले अपने घर के लोगों को संभालना चाहिए। आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारे किसान सुसाइड कर रहे हैं। ये हमारी कमबख्ती है या नहीं? उससे ज्यादा कमबख्ती क्या हो सकती है? मैं इसलिए हंस रहा हूँ, आप बहुत काफी काम कर चुके हो। विदर्भ के 1500 गांव में पैदल घुमा हूँ। मेरे पास 4 करोड़ किसान का डाटा है, आप ले लीजिएगा। और 4 करोड़ किसानों का क्या क्या प्रॉब्लम है वो मालूम है। 5 लाख किसानों की समस्या दूर कर चुका हूँ। किसानों को बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है। जो बहनों के पति ने आत्महत्या की है उनको बेल जोड़ियाँ हमने दी है, जो कंधे पर हल खींचती थी। जो बिटियाओं के पास में दूर से गाँव 10-10 किलोमीटर पैदल आती थी उनको साइकिल्स प्रोवाइड किए। कई जगहों पर तो इतनी विदारक स्थिति थी कि इस वर्ष हमने 15,000 परिवार को वर्ष भर का धान्य करके दिया। देखिए, एग्रीकल्चर की पॉलिसी 70 साल में आज तक डिक्लेयर नहीं हुई है। आयोग आए हैं, रिकमेंडेशंस आई हैं, परंतु एग्रीकल्चर के लिए एक ठोस पॉलिसी कभी भी तैयार नहीं हुई है। एक पॉलिसी एग्रीकल्चर के लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है।
अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो वो वैसे ही हो जाएगा कि मगध से लेकर आज तक कामाठीपुरा क्यों है। जब आप नारी स्वतंत्रता, सशक्तिकरण, सबलीकरण की बात करते हो तो बहुत आसानी से उत्तर दिया जाता है ये तो व्यवसाय है। अरे ये व्यवसाय तो एक तरफ आप माँ बोलते हो, स्त्री को बहन बोलते हो, बेटी बोलते हो, तो फिर इसको व्यवसाय की संज्ञा तुम कैसे दे सकते हो? ये तो आपके दोहरे मापदंड हो गए। तो इस तरीके से अगर मैं आपको अगर बोलूँगा कि ये भूमि का जो है ये समस्या है, तो वो लोगों बोलेंगे कि हमने तो पॉलिसी डिक्लेयर करी है, ज़मीन की पॉलिसी, सॉइल टेस्टिंग की करी है, हमने क्रॉप की करी है, सीड्स की है। अब कितनी जगह पे तो आधा खरीफ का सीज़न निकलने के बाद बीज पोंछते हैं। बीज पोंछने के बाद में 43% जर्मिनेशन होता है, 44% जर्मिनेशन होता है। किसान इशू ऐसा है कि अगर आप किसानों के मुद्दे पर अगर बात करना चाहेंगे ना, तो आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी। जैसे कन्हैया का 1.5 घंटे का लेक्चर आप दिखाते हैं ना लाइव, तो उसको एक बार है ना वैसे लोगों को रोक दो। आप सच में अगर किसान के हितचिंतक हैं पत्रकारिता क्षेत्र में, तो आप उसको रोक दो कन्हैया को, वो इतना इंपॉर्टेंट। कई लोगों के लेक्चर रोकना चाहिए, कई लोगों के लेक्चर रोकना चाहिए। किसान का मुद्दा उठाया आप कन्हैया जैसे लोगों को, कन्हैया नहीं, कई लोग ऐसे हैं। इनका कोई अधिकार नहीं है। इनको क्या समाज मालूम है? उमर खालिद बोलता है कि उमर खालिद बोलता है कि अब मैं समाज के लिए बात कर रहा हूँ, आगे के भविष्य के लिए बात कर रहा हूँ। उसको समाज समझता है? जब स्त्री को डायन बनाकर मारा जाता है तब वो कहाँ रहता है? तब उसके विचार कहाँ जाते हैं? जब स्त्री को देवदासी बनाकर रखा जाता है तब वो कहाँ जाता है? उसके विचार कहाँ जाते हैं? तब उसको समाज नहीं दिखता। जब छोटे छोटे बच्चों के पिताजी किसान आत्महत्या करते हैं तब वो कहाँ जाता है? तब उसको समाज नहीं दिखता। ऐसे लोगों को हम बताकर करना क्या चाहते हैं, सिद्ध क्या करना चाहते हैं? What contribution they had made for the country? What contribution they had made for the society? क्या contribution है इन लोगों का सोसाइटी के लिए? कन्हैया इधर जाता है, उधर जाता है। अरे जहां छोटी छोटी बच्चियों पे रेप हुआ वहां क्यों नहीं जाता है? अगर वो सोशलिस्ट है तो सोशलिज्म का मैं अर्थ समझाता हूं। ह्यूमैनिटी को सर्व करके सबको एक साथ लेकर चलना सोशलिज्म है। कन्हैया को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? मैं इसलिए देता हूं क्योंकि अगले 50 साल तक उसको जो है हमारे को ढोना है। नहीं, कई और भी इश्यू है। इशू मेरे साथ में ये है, इशू मेरे को उस समय बुरा लगा था कि उस समय किसान जब बदतर स्थिति में थे तब सब लोग केवल कन्हैया को हीरो बनाकर रख रहे थे और वहाँ पर माता बहनें विलाप कर रही थी। आप मेरे साथ चलिए, जो गाँव की परिस्थितियाँ हैं, आप किसानों की परिस्थितियाँ सुधारना चाहते हैं तो किसानों की परिस्थितियों को सामने लाए। हमें आपसे एक ही सिखाते हैं, फिर भी किसानों के बारे में आपको इतनी चिंता है, फिर भी बीच इनिंग में आपने रिटायरमेंट ले ली है। आप जैसे लोग रिटायरमेंट लेंगे तो ऐसे। रिटायरमेंट का कारण कैसा है? मैं अभी सोसाइटी, आज की सोसाइटी के मेंटालिटी के हिसाब से मैं फिट बैठता नहीं। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, मुझसे ना तो सोसाइटी को आप जैसे लोगों की जरूरत है। इवेंट मैनेज कर नहीं सकता, मैं ब्रांडिंग नहीं कर सकता, मैं इमेज बिल्डिंग के लिए मेरे पास में पैसा नहीं है। मैं फॉरेन का 1 रुपया लेता नहीं हूँ। 2400 स्क्वायर फीट के ऊपर मेरा आश्रम नहीं है। 1-1 रुपया मेरा डिक्लेयर है। जितने मेरे पास में रिसोर्सेज थे, जितने मेरे पास ताकत थी, जितनी मेरी क्षमता थी, मेरे को देश की, समाज की सेवा करना था, उतना मैं कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, अभी भी करना है, कर रहा हूँ। पर अब मेरे लिमिटेशंस आ गए थे। जब मेरे रिसोर्सेज और मेरे रिसोर्सेज के साथ साथ जो है मेरे लिमिटेशंस ही कंप्लीट हो गई हो, तो मैं अपने समाज को मैं धोखा नहीं दे सकता। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपन इससे बाजू में हो जाए समय रहते हुए तो ठीक रहेगा। परंतु मेरी माताजी ने मुझे बुलाकर बोला था कि ऐसा कमज़ोर अगर रहना है तो जिंदा मत रहो। तो इसलिए फिर मैं वापस अभी ये पहला दौरा है मेरा। उसके बाद में आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव किनका रहा है? मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरे माता पिता का रहा, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। जी, सही बात है। और आज उन्हीं के संस्कार है, इसलिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरे से बात पूछ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि फिर प्रभाव मेरे जीवन में आपका भी होता है।
जो आपकी अच्छाइयाँ हैं वो मैं लेता हूँ, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं मैं लूँगा। मुझे बच्चों से भी, मैं बच्चों के साथ इसलिए खेलता रहता हूँ कि मुझे लगता है कि भगवान मेरे को इसी तरह से बनाए रखा। जिस दिन मैं बड़ा बन जाऊँगा उस दिन बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाऊँगा, और जब तक मैं अज्ञानी बनकर रहूँगा तब तक मेरे लिए अच्छा है। सोसाइटी रिफॉर्म की भी बात आप करते हो, और दूसरी तरफ मंदिरों में सुवर्ण तुला हो रही है। साहब, इसका तो मैं सबसे बड़ा विरोधी हूँ। मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूँ कि कौन से मंदिर के पास कितना सुवर्ण है, वो उनकी अहमियत बन गई है। धर्म या सज्जनों के संरक्षणों के लिए निर्माण हुआ था। आज समाज में जो अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग हैं, ये धर्म व्यवस्था का लाभ उठाकर अपने नाम को स्वच्छ करने में लगे हुए हैं। एक दूसरा, मंदिरों में जब आप जाते हो तो शांति पाने के लिए जाते हो, तीर्थों पे जाते हो तो शांति पाने के लिए जाते हो। 8 घंटे तक जो गरीब व्यक्ति है अपने बच्चे को गोद में लेकर अपने बायोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल करके एक लाइन में खड़ा रहता है, और एक उन्हीं के सामने कोई 5 रुपये सैकड़ा ब्याज पर पैसा कमाने वाला व्यक्ति वीआईपी का पास लेकर पीछे से दर्शन करके निकल जाता है। भगवान के दरवाजे पे भेद होता है, पहली बात। तो जब हम कहते हैं कि भगवान, हम सब भगवान के पुत्र हैं और हम सब समान हैं, तो फिर ये भेद क्यों? तीसरी बात यह है कि जब हम लोग बोलते हैं मोह माया से दूर जाते हैं, हम मोह माया से दूर जाना चाहिए सबको बोलते हैं, तो फिर हम हमारे मठों का विस्तार क्यों कर रहे हैं? हम राष्ट्र को एक मठ के रूप में क्यों नहीं मानते? और मानवता को जो है उसके मूर्त रूप के रूप में क्यों नहीं मानते? चौथा प्रश्न ये कि आज हमारी यंग जनरेशन्स पे, हमारी छोटी बहनों पर, हमारे पर आज इतने ज़्यादा जो है आज क्राइम बढ़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात, जब आप बोलते हो आपको भगवान मिल गया तो आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है? आप लोगों को भयमुक्त होने का सपना दिखाते हो, बातें करते हो, और आप खुद ही जो है भयभीत हो, तो क्या आप लोग समाज को भयमुक्त करेंगे? खुद ही आप प्रसिद्धि के पीछे पड़े हुए हो। संतों को क्या पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं। मस्त रहना चाहिए, अपने इसमें रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 100 करोड़ कुंभ में मेरा काफ़ी विवाद हुआ था। आपने जो स्टेटमेंट किया था उस पूरे तरह से कुंभ में सब लोग एक तरफ थे और मैं एक तरफ था। नासिक के कुंभ में और मेरे प्रश्न वाजिब थे। मैं बोल रहा था कि ये कुंभ आस्था का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, हमारे परंपरा का प्रतीक है, उस श्रद्धा का प्रतीक है। कुंभ हमारी अस्मिता है, संस्कृति है, इसका मैं सम्मान करता हूँ। पर 100 करोड़ का टेंट नित्यानंद स्वामी लगाता है, 5 लाख रुपए का जो है दीक्षा देता है, 2 लाख रुपए की दीक्षा देता है, क्या बाहर अपनी मूर्ति लगा के लोगों की लाइन लगा के पैर पड़ता है। ऐसा एक महाराज का तो ऑफिशियल मीडिया में स्टेटमेंट है 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया और मेरे को 10,000 रुपए मिले हैं। ये स्टेटमेंट के बाद समाज में असंतुलन क्यों बढ़ रहा है? आत्महत्याएं क्यों हो रही है? भाई 100 करोड़ का टेंट लगा रहे हैं आप, जिनके पेट भरे हुए हैं उनको देशी घी की पूरी खिला रहे हैं आप, जो उनको पूरी खिला रहे हैं आप, और जो लोग भूखे मर रहे हैं उनका क्या? जिनके छोटे छोटे बच्चे, जिनने 10-10 दिन से खाना नहीं खाया, जिस किसान की आप बात कर रहे हो, जो आपको इतने सालों, जो आपका अन्नदाता है आप बोलते हो, तो फिर या तो उसको अन्नदाता बोलना बंद कर दीजिए, नाटक करना बंद करिए। मेरा ये कहना है कि हर महाराज ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहिए, संपत्ति का डिक्लेरेशन करना चाहिए। हर मंदिर को और महाराज को, हर महाराज ने व्यक्तिगत संपत्ति डिक्लेयर करना चाहिए, मंदिरों ने डिक्लेयर करना चाहिए, ट्रस्टों ने डिक्लेयर करना चाहिए। इट शुड बी डिक्लेयर एंड इट शुड बी ऑन द डोमेन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरी बात, वीआईपी और इसका भेद नहीं करना चाहिए, तो तब जाके समाज सुधरेगा। समाज हमारी तरफ आदर्श की दृष्टि से दिखता है, हम जो बोलते हैं उसको मानता है। शायद आपको मेरे विचार बहुत लोगों को हर्ट होंगे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी के गुरु या किसी के प्रति या व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक व्यवस्था के प्रति बोल रहा हूँ। परंतु मैं अभी भी बोलता हूँ कि गरीबों के लिए प्रेम
अश्रु, ये मैंने जो प्रैक्टिकली जो मेरे जीवन का अनुभव है, ये एक बहुत अच्छा मटेरियलाइज और कैपिटलाइज करने वाला इवेंट है। बेसिकली इट्स ह्यूमैनिटी का टच नहीं है उसमें। बहुत कम लोग हैं जो सच्चे दिल से काम कर रहे हैं, पर उनके पास संसाधन ही नहीं है आप तक पहुंचने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। उनके पास विचार अच्छे हैं पर वो कर रहे हैं अच्छे। आप डॉक्टर अभय बंग का पता करें, ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। आप देखेंगे तो आप, उन्होंने पूरा लाइफ ट्राइबल में बिताया। प्रकाश आमटे जी हैं, पोपटराव पवार जैसे लोग हैं, अच्छे लोग, काफ़ी अच्छे लोग हैं समाज में, पर उन लोगों को सामने आना चाहिए। ये धर्म के ठेकेदार के बारे में आपके स्टेटमेंट के बाद आपके पर अटैक हुआ था। हाँ, वो एक्सीडेंटली हो गया था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा। समाज में रोल पुरुष की कमियां है अभी। आज समाज का रोल पुरुष सत्पुरुष के बजाय आज फिल्मी कलाकार और पॉलिटिशियन बनते जा रहे हैं। रोल पुरुष बदल गया है, क्या वजह है? कैसा है? किसी का रोल पुरुष सलमान खान है, किसी का रोल पुरुष कोई पॉलिटिशियन है, कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का सपोर्टर है। कैसा है, एक लाइन में आपको उसका उत्तर देता हूँ। पहले हमें अशिक्षित रख के गुलाम किया गया, आज हमें आकर्षण के वलय में बांधकर गुलाम किया जाता है। एक ऑरा क्रिएट किया जाता है, एक हाइप क्रिएट की जाती है, और इवेंट और एक सिस्टम, पूरा एक मशीनरी उसके पीछे काम करती है उस पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो मानसिक गुलामिकता से हमारी आज भी छुटकारा नहीं है। सही बात। पहले हम अशिक्षित रहकर मानसिक गुलाम थे, आज हम जो है व्यक्ति पूजक पहले भी थे, आज भी हैं। पर पहले मानसिक गुलामिकता अशिक्षा के कारण करते थे, आजकल ग्लैमर के चक्कर में पड़कर हम जो है मानसिक गुलामिकता करते हैं। मेरा ये कहना है कि युवाओं को मेरा एक आह्वान है और प्रार्थना है कि किसी के पास जब आप जाते हैं तो सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति को आप आदर्श मान रहे हैं या जिस व्यक्ति के आप फैन हैं, तो उसने राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए क्या किया है, उसके विचार क्या हैं, उसके किए हुए कार्य क्या हैं। इतना भर विचार करके और उसके बाद में फिर उसका अनुसरण करें तो फिर भटकेंगे नहीं होगा, फिर भटकेंगे नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति। लास्ट क्वेश्चन एक और भी मैं पूछ लेता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा। कई लोग मानते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक असल में हुई है या नहीं हुई है। पाकिस्तान बोल रहा है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, ये गलत प्रचार है। तो हम पाकिस्तान को नहीं मानते, मगर सर्जिकल स्ट्राइक के एविडेंस कुछ लोगों ने मांगे हैं, केजरीवाल, दिग्विजय सिंह, सब लोगों ने। देना चाहिए प्रूफ या नहीं? पहली बात आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान अगर मान लेता है तो डिप्लोमेसी का प्रिंसिपल में वो फेलियर जाता है। यूएनओ में पूरा के पूरा वो अलग थलग पड़ जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा कि ये टेररिस्टों को पनाह देता है, तो वो कभी मानेगा नहीं। दूसरी बात, जो लोग अभी मांग रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। हर परिस्थिति का समय है। एक सरकार जिसका संपूर्ण भविष्य और संपूर्ण उसका चरित्र और उसकी विश्वसनीयता जिस मुद्दे पर टिकी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इतनी जो है हल्की बातें या फिर जो है फिर भी या फिर जो है इतनी काल्पनिक बातें करेगा, पहली बात। और फिर जरूरत नहीं थी सर्जिकल स्ट्राइक करने की। फिर पाकिस्तानियों क्यों बोलता है कि दो हमारे पाकिस्तानी सैनिक मार दिए गए? फिर भी गुरुजी, केजरीवाल जी का तो छोड़ दीजिए सर, वो कैसा है कि मेरे ख्याल से कि भगवान के बाद वही है पृथ्वी पर, है हम सबको ज्ञान देने के लिए, सुधारने के लिए। ये लोगों का ये भी मानना है कि भगवान श्री राम ने धोबी के कहने से राम माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, तो ये सरकार क्यों प्रूफ नहीं देती? क्या सर्जिकल स्ट्राइक के देंगे ना, टाइम आने पर प्रूफ देंगे।
ભવ્યજી બાળક બહુ સ્પષ્ટપણે માને છે કે સમાજ સુધારવા માટે આખી સિસ્ટમ બદલવાની જરૂર છે, એજ્યુકેશન સિસ્ટમ બદલવાની જરૂર છે, કિસાનોની ચિંતા કરવાની જરૂર છે, ખેતી વિશે કોઈ પોલિસી આ દેશ માટે હોવી જરૂરી છે. ઘણું બધું મંથન થયું છે આ નાનકડી ચર્ચા દરમિયાન. આ હતી આ વખતની વાત. ફરી વખત નવા વિષય સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી મિત્રો રજા આપશો. નમસ્કાર.